वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। मौजूद मेहमान मौजूद थे हमारे साथ और ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है। इसमें बात की जाएगी आपकी सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर। और ये जो हमारा आज का सेगमेंट होता है बड़ा ख़ास होता है, बड़ा ही मुनफरिद होता है। जैसे हम जिस्मानी सेहत के हवाले से बात करते हैं, उस तरह आपके जो नफसियाती मामलात और मसाइल हैं उनके हवाले से आज हम गुफ्तगू करते हैं। और नफ्सियात से जुड़े बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिसका यकीनन हमें पहले इल्म नहीं था। जब से हमने ये सिलसिला शुरू किया है बहुत सारे मामलात की समझ आना शुरू हुई है और बहुत सारे पैगामात भी मौसूल हो रहे हैं। ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि लोग अब चाहते हैं कि उनको ये मामलात समझाए जाएँ या वो समझ लें इसको। ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि मुख्तलिफ़ किस्म की खुराफातों में पड़ जाएँ। और मुख्तलिफ़ तरीका हाय इलाज यहाँ पर है, मैं नाम तो नहीं लूँगा, जिनके ज़रिए जो है नफसियाती बीमारियों को ख़ास तौर पर ठीक करने की कोशिश की जाती है। तो बहरहाल इसके लिए ज़रूरी है, बार बार ये बात दोहराता हूँ कि एक माहिर नफसियात उससे ज़रूर रब्ता करें, रुजू करें। वो पूरी दुनिया में लोगों की नफसियात के साथ मामलात होते हैं, मसाइल होते हैं। हर शख्स इसका छोटा बड़ा इसका शिकार हो सकता है और इससे यकीनन निजात भी मिल सकती है। तो बहरहाल मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ। और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान का तारुफ ये है कि आप एक माहिर नफसियात हैं और पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं। पूरे दुनिया के अंदर और बिलखुसूस चंद बड़े ममालिक, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में और आयरलैंड वगैरह इस तरह के दीगर ममालिक में अपनी खिदमत जो है आपने सर अंजाम दी हैं। नफसियात के हवाले से बड़े इदारों में आपने काम किया और अब पाकिस्तान में मुकीम है। तो पाकिस्तान में रहते हुए लोगों की नफसियात के हवाले से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो नशे के आदी अफराद हैं, लोग हैं, इसका शिकार हैं, उनको भी इस सिलसिले में ट्रीट कर रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग जो है इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। और शहर कराची में यासीन नफसियाती अस्पताल के नाम से आपने जो है वो अस्पताल बना रखा है, जहाँ पर ऐसे मरीज़ों को ख़ास तौर पे जिनके साथ नफसियात से जुड़े मामलात हैं या नशे से अगर आदि लोग हैं उनके साथ कोई मसला है तो उसको ट्रीट कर रहे हैं। डॉक्टर शफीक यासीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आज एक दफ़ा फिर उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन रही है आजकल और लोग अब दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया उन्होंने, जो कि हमारा एक कोशिश थी कि हम लोगों को ये चीज़ समझाएं कि नफ्सियात के साथ इंसान के किस किस तरह के मसाइल हो सकते हैं, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ और बड़ी उम्र के लोगों के साथ। तो मैं चाहूँगा आज एक अक्सर एक बीमारी का एक नाम हम सुनते हैं बायोपोलर डिसऑर्डर का, कि बहुत सारे डिसऑर्डर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। बहुत सारे पेशेंट हमारे सामने हैं, बहुत सारे केसेस भी ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि वो बायोपोलर का उनके साथ मसला है या उस डिसऑर्डर का शिकार है। क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, किस तरह की उन लोगों के मिजाज होते हैं, किस तरह सोचने का तरीका होता है और कैसे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसको अब नफ्सियात के डॉक्टर की ज़रूरत है। और आखिर में जो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी सवाल है वो ये कि क्या ऐसे लोगों का इलाज किया जा सकता है। मैं चाहूँगा इस पर गुफ्तगू करें प्लीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल यासिर, एंड आई एम ग्लैड कि आपने इस टॉपिक के बारे में पूछा है। देखिए, बहुत से नफ्सियात के प्रॉब्लम तो हम कवर कर चुके हैं और ज़्यादातर इश्यूज़ नफ्सियात के होते हैं वो बड़े डिस्ट्रेसिंग होते हैं, इंसान को तकलीफ़ देते हैं, उनकी फैमिली को तकलीफ़ देते हैं, परेशानी में वो डॉक्टर के पास आते हैं कि चलें इलाज हो जाए। बाइपोलर जो है ना, उसमें एक डिफरेंस ये है कि ये खुशी की बीमारी है। तो मायूसी तो इसमें होती है कि बाइपोलर है, इसके दो स्पेक्ट्रम हैं। एक तरफ तो या तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव खुशी या फिर एक्सेसिव गम या डिप्रेशन। जी। अच्छा, खुशी और गम दोनों एक बड़ा नॉर्मल इमोशन है जो कि हर इंसान महसूस करता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम सब बाइपोलर हैं? कि जब कोई ऐसा इवेंट होता है जिसमें इंसान दुखी हो सकता है या स्ट्रेस में आ सकता है तो वो परेशान होता है। एक नॉर्मल रिएक्शन है इवेंट का, और अच्छा इवेंट कोई आए और इंसान खुशी महसूस करे तो वो काफ़ी खुश भी हो सकता है। किसी के बच्चे की पैदाइश हुई है, कोई प्रमोशन बढ़ी हुई है, बिल्कुल किसी की ठीक है। लॉटरी निकल आई या कुछ भी। तो फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जब क्वांटिटी और इंटेंसिटी ऑफ हैप्पीनेस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है मेनिया में। ये दो एक्सट्रीम, एक मेनिया है, एक डिप्रेशन है, तो मैं दोनों को अलग अलग बिल्कुल डिफाइन ठीक है। करूँगा। तो मेनिया क्या है कि मेनिया जो है ना, एक तो उसका रिलेशनशिप किसी ऐसी इवेंट से इतना ज़्यादा नहीं होगा जो बहुत एक्सेसिव हैप्पीनेस दे। राइट। कोई छोटी बात पे भी बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर सकता है इंसान, उसकी क्वांटिटी और इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। वो ओवर एनर्जेटिक होगा, बहुत ज़्यादा ग्रैंडियोस हो जाएगा, ये सोचेगा कि मेरे अंदर बहुत एबिलिटीज़ हैं या पावर है या मैं बहुत कुछ ऐसी चीज़ें कर सकता हूँ जो कि उसकी एबिलिटीज़ से ज़्यादा हो।
और नींद उसकी कम हो जाती है, 1-2 घंटे भी सोता है तो फिर उठ के फिर फ्रेश महसूस करता है, पैसे ज़्यादा खर्च करता है, अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता, ध्यान नहीं दे सकता, सोचता है कि मैं सब चीज़ें ठीक कर रहा हूँ लेकिन वो ठीक नहीं कर रहा होता। एक काम शुरू करता है, उसको छोड़ के दूसरे काम पे चले जाता है, तीसरे काम पे, तो डिस्ट्रैक्टेड होता है बहुत और फोकस नहीं होता, तो उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी सही नहीं होती, राइट। काम से निकाला जा सकता है। क्योंकि कई दफ़ा ना सिर्फ वो बहुत खुश होता है बल्कि आर्गूमेंटेटिव हो सकता है, समझता है कि मैं ही सही हूँ बाकी सब गलत हैं, तो गुस्सा उसको बहुत ज़्यादा आता है। इंसाइट नहीं होती, इंसाइट नहीं होने का मेन मतलब यही है कि वो समझता नहीं है कि मैं गलत हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं ठीक फैसले नहीं कर रहा, मैं ज़रूरत से ज़्यादा ही खुश हूँ, तो वो अपने बारे में सोच रहा है कि मैं ही ठीक हूँ, सब चीज़ें मैं ठीक कर रहा हूँ। बिल्कुल तो ठीक वो है। इंसाइट क्योंकि नहीं होती तो फिर वो दूसरों की बात सुनना भी नहीं चाहता, चाहे उसकी फैमिली हो, कहता है नहीं आप तो कह रहे हैं लेकिन मैं समझता हूँ मैं ठीक हूँ। तो ये यूजली जो है ना मिनिमम क्राइटेरिया इसका ये होता है कि एक वीक का मेनिया मिनिमम होना चाहिए ठीक। फॉर अ डायग्नोसिस ऑफ मैनिक एपिसोड, और यूजली 3 महीने तक ये 3 महीने तक ये रहता है, उसके बाद वो डिप्रेसिव फेज में एंटर हो सकता है। बिल्कुल ठीक तो है। बाइपोलर में दोनों होते हैं। डिप्रेशन जो है उसका क्राइटेरिया ये है कि फिर डिप्रेशन में बिल्कुल डिप्रेसिव मोड में जा सकता है इंसान, एनर्जी लेवल्स बिल्कुल लो हो सकता है, बिल्कुल मोटिवेशन नहीं होगी, उसको दिल नहीं जाएगा लोगों से बात करने का, काम पे जाने का दिल नहीं जाएगा, कॉन्सेंट्रेट फोकस वो भी सही नहीं कर सकता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी इम्पेयरमेंट होती है कि याददाश्त सही नहीं होती, भूल रहा होता है चीज़ें, नींद भी अच्छी नहीं होती, कम सो रहा होता है, ब्रोकन पैटर्न ऑफ स्लीप होता है, एपेटाइट कम होता है, वेट गिर रहा होता है, और बहुत ही नेगेटिव सोचें आ रही होती हैं। मेनिया में तो बहुत पॉजिटिव सोचें आ रही है, कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव आ रही होती है, जी। बड़े बड़े आइडियाज़ आ रहे होते हैं। डिप्रेशन में बहुत नेगेटिविटी होती है, होपलेसनेस होती है, नाउमीदी होती है, पेसिमिज्म होता है, गिल्ट होता है, अपने आप को ब्लेम करता है इंसान कि मैं ही कसूरवार हूँ, मैंने ही गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, राइट। सारी चीज़ें मैं गलत कर रहा हूँ। तो दोनों ही एस्पेक्ट्स में, स्पेशली डिप्रेशन में ख़ास तौर पे, फिर जो इतनी नाउमीदी आ जाती है तो रिस्क ऑफ सुसाइड बढ़ जाता है यस। और खुदकुशी के ख़्यालात बढ़ जाते हैं। तो रिस्क मेनिया में और डिप्रेशन में अलग अलग होता है थोड़ा सा। मेनिया का रिस्क अलग होता है, मेनिया में ये होता है कि वो इतना बड़ी बात सोच रहा था मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो पैसे उड़ाता है, अपने पैसे खर्च करता है, मिस एडवेंचर कि मैं बड़ी बड़ी चीज़ें, मैं पहाड़ भी चढ़ सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, बाइक और गाड़ियाँ बहुत तेज़ चलाता है। ये हो सकता है कि वो सोचे कि मैं ड्रग यूज़ कर लूँ, शराब पीने का। अच्छा, सब्सटेंस अब्यूज़ का बड़ा गहरा ताल्लुक है बिल्कुल सही। कि 40% ऑफ बाइपोलर अफेक्टिव इलनेस जिनमें मेनिया होता है उनका कोई ना कोई एसोसिएशन सब्सटेंस अब्यूज़, अल्कोहल अब्यूज़ के साथ होता है। बिल्कुल सही। तो इसका एक एसोसिएशन है। डिप्रेशन भी यही है कि जब बहुत डिप्रेशन में जाता है इंसान, तो वो एक स्केप चाहता है कि मैं डिप्रेशन से निकल आऊँ, तो वहाँ पे भी फिर सब्सटेंस अब्यूज़, नशा लेना, ड्रग्स लेना, अल्कोहल पीना कॉमन हो जाता है। कम हो जाता है तो बिल्कुल। ये जाके फिर और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं इस बीमारी को। अच्छा, यहाँ पे फैमिली को तो नज़र आ रहा होता है, लेकिन जैसे मैंने पहले बोला कि खुद पेशेंट जो है वो समझ नहीं पा रहा होता। बिल्कुल ठीक है। यहाँ आके कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि वो चाहते हैं कि इसका इलाज हो जाए, पेशेंट कहता है मैं क्यों इलाज कराऊँ। या बड़ा ही बहुत दफ़ा ये होता है कि दाखिले तक नौबत आ जाती है इन पेशेंट की कि वो एज एन आउट पेशेंट ना ही वो दिखाना चाहता है, बिल्कुल। ना ही वो दवाइयाँ लेना चाहेगा। तो फिर यूजली जो है ना शॉर्ट टर्म एडमिशन रिक्वायरमेंट होती है हॉस्पिटल में, जिसमें ये मेनिया को कंट्रोल किया जाता है दवाइयों के ज़रिए। बिल्कुल ठीक है। और जब मेनिया थोड़ा बेहतर होता है तो वो इंसाइट भी आने लगती है कि हाँ मैं ये गलतियाँ कर रहा था। फिर जब वो इंसाइट बेहतर होती है तो फिर वो दवाइयाँ लेता है और बिल्कुल। मज़ीद बेहतरी की तरफ जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, अब मसला ये होता है कि कंसल्ट करना ये एक बड़ा काम है, जैसा भी आपने बताया कि वो डॉक्टर के पास आना पेशेंट का, फिर इस चीज़ को रियलाइज़ करना, और फिर इसमें एक विल भी चाहिए होगी कि ज़ाहिर है बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेडिसिन ऐसी कोई नहीं होगी कि आपने मेडिसिन दी और ये चीज़ ठीक हो जाए। ऑर्डर में रखने के लिए फिर क्या करना पड़ता है, इसको कैसे ओवरकम किया जाए? वंस यू रियलाइज़ कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हो चुकी है, अब पेशेंट को आपने ये अंडरस्टैंड करवा दिया कि आप बाइपोलर का आपके साथ मसला है, मोड ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगी, कहाँ से, वेयर टू बिगिन उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, मेडिसिन क्या इसमें वाक़तन ज़रूरत पड़ेगी, और फिर वो कैसे इसको ठीक करेगा, रिस्पॉन्स को कैसे चेक किया जाएगा? इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आई नो, बट नॉट फॉर यू। मैं चाहूँगा ज़रा इसको एक्सप्लेन करें। अच्छा,
इसको समझने के लिए देखिए एटियोलॉजी समझना ज़रा ज़रूरी है। राइट। नॉर्मल पॉपुलेशन में जो है 0.3 से 0.8% लोगों को बाइपोलर अफेक्टिव इलनेस होता है, जो ये बीमारी है। अगर फैमिली हिस्ट्री है, सपोज अगर कोई ट्विन है और एक भाई को या बहन को ये बीमारी हो गई, तो 60% चांस होते हैं, कहाँ 0.3% और कहाँ 60% रिस्क। और अगर फैमिली में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में, जैसे कि बाप है या माँ है या बहन है, भाई, इनमें अगर बाइपोलर है तो बाकी फैमिली जो फर्स्ट डिग्री है उसमें होने का रिस्क अराउंड 8 to 16% होता है। तब भी 0.3-0.5% के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हाई है। तो एक तो जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो ये देखना कि जेनेटिक वल्नरेबिलिटी कितनी है। बिल्कुल ठीक है। जहाँ जेनेटिक वल्नरेबिलिटी आती है, फैमिली में थी ये बीमारी और इसको भी हुई है, तो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ मेडिकेशन रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि ये बीमारी जीन्स में थी, इसमें भी आई है, इतनी जल्दी ठीक नहीं होगी, और ठीक हो भी गई दवाइयों से तो फिर इसके रिलैप्स बहुत हाई है, बिगड़ने का चांस बहुत हाई है। जब भी दवाई रोकी जाएगी तो पेशेंट बिगड़ सकता है। अप टू 90% रिस्क हो जाता है, फिर 90-95% कि वो पेशेंट बिगड़ेगा। तकरीबन 90% रिस्क का मतलब है कि इट्स अ वेरी हाई रिस्क। तो फिर जब डॉक्टर पेशेंट को ठीक करता है और एक ऐसे लेवल पे पेशेंट आ जाता है जब उसकी इंसाइट भी आ जाए, जब अपने फैसले करने के काबिल हो जाए और दवाइयाँ ले रहा हो, तो डॉक्टर का काम ये होता है कि वो उसे बताए बेनिफिट्स और नुकसानात, फ़ायदे और नुकसानात, कि दवाई लेने के फ़ायदे ये हैं, दवाई लेने के नुकसानात भी हैं, दवाई ना लेने के क्या नुकसानात हैं, और फैसला पेशेंट पे छोड़ दे, क्योंकि उस वक्त वो ठीक है और वो अपना फैसला कर सकता है। अगर वो खुद दवाई नहीं लेना चाहता तो कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता पेशेंट के साथ, ठीक, और करना चाहिए भी नहीं। बिल्कुल ठीक है। ये कि आप एडल्ट हैं और आप नॉर्मल आईक्यू रखते हैं, इंटेलिजेंट है, और उस वक्त आप बीमारी से निकल भी आए हैं और आपने समझ ली फिर प्रोज एंड कॉन्स कि क्या उसके फ़ायदे और नुकसानात हैं, ठीक है। तो वो खुद फैसला करता है। इसलिए मैं कभी ये नहीं कहता कि एक साइकाइट्रिस्ट किसी पेशेंट के लिए ज़बरदस्ती का फैसला करे या उस पर इम्पोज करे अपना फैसला। वो बस उसका काम है उसको समझाना। बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ ये है कि अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं, जीन्स में ये मसला नहीं है, और कभी किसी बड़े स्ट्रेस की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से बाइपोलर इलनेस हुई, क्योंकि वो उससे भी ओरिजिनेट कर सकती है कि मूड स्विंग्स आने शुरू हो गए, तो चांसेस, प्रोग्नोसिस बेहतर है। चांसेस ये भी हैं कि वो दवाइयाँ ले और ठीक हो जाए, और बाद में जब दवाइयाँ बंद कर दी जाएँ तो शायद ये बीमारी वापस ना आए। बिल्कुल ठीक है, चांसेस कम है। हाँ, चांसेस कम हो जाते हैं। तो इट वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, पर्सन टू पर्सन। तो इसकी जो वेरिएशन है ये समझना ज़रूरी है, और उसको समझने के लिए ये नहीं कि फर्स्ट टाइम जब पेशेंट आता है तो साइकाइट्रिस्ट समझ जाता है, उसको कई दफ़ा देखता है, उसकी असेसमेंट होती है, उसका मेंटल स्टेट के साथ साथ थॉरो एग्जामिनेशन असेसमेंट के साथ कोलैटरल इंफॉर्मेशन जब फैमिली से आती है, डिटेल्ड, उसके एक तो हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल असेसमेंट कि अब देख रहे हैं कि पेशेंट की उस वक्त की सूरत हाल क्या है, और लॉन्गिट्यूडनल असेसमेंट कि उसकी पास्ट पैदाइश से लेके अभी तक की सूरत हाल और फैमिली, ये सारी हिस्ट्री, ये बड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिससे आप डिसाइड करते हैं ये सब चीज़ें। ठीक है डॉक्टर, वी हैव अ कॉलर, और हमारे रेगुलर कॉलर याहिया हैं, उनको हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। याहिया कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, आपको भी सलाम है, डॉक्टर साहब भी सलाम हो। और आखिर एक बात ही करनी थी कि देखिए, मैं मेरे मोहल्ले में ना, मेरे इलाके में बहरदून में जो है ना, वो आपका चैनल नहीं आ रहा, वो मुझे बड़ी परेशानी हो रही है कि वो केबल पे नहीं आ रहा। तो अगर कोई ऐसा तरीका हो जो आप मैंने अभी इसको नोट कर लिया, मैं इसको फॉर राइट अवे वो करता हूँ। ठीक है, ये करवा दीजिएगा। दूसरी, मैं डॉक्टर को सलाम करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब से मुझे ये बात करनी है कि देखिए, मैं जो पता नहीं मुझे मौजूद क्या चल रहा है आपका, मुझे अंदाजा बायोपोलर डिसऑर्डर के ऊपर बात हो रही थी आइया। हाँ, तो वो खैर ये भी आपकी बात है, लेकिन मसले के मैं थोड़ा सा एक और पहलू पे बात करना चाहूंगा। वो ये है कि इस वक्त हमारे माशरे के अंदर ना बच्चों और माँ बाप और बच्चों में बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया है। तो बच्चे जो है ना, माँ बाप की, हमें शिकायत भी, माँ बाप बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुनते, ठीक है, क्योंकि वो ज़ाहिर है गैजेट से अटैच रखते हैं। और वो अब ये इतनी बड़ी गैप क्रिएट हो गई ना यासिर भाई, के इसी वजह से बहुत नफसियाती मसाइल का शिकार होंगे। माँ बाप अपने आप को कोच रहे होते हैं, या
बच्चों को कोस रहे होते हैं और बच्चे समझते हैं कि माँ बाप शायद हमारे दुश्मन है या हमारी बात नहीं समझ रहे। तो इस गैप को फिलअप करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये जरा एक बात करिएगा, इस पे बात कर लीजिएगा जब आप मुनासिब समझें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। थैंक यू याहिया, बिल्कुल ठीक है। ये जो कम्युनिकेशन गैप के बारे में आपने बात की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यकीनन इसके ऊपर बात होगी और पहले वाली बात भी आपकी नोट कर ली गई है। जी डॉक्टर साहब, क्वेश्चन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं। आगे चल के जो है याहिया ने कहा है, ये कम्युनिकेशन गैप ये भी एक बड़ी वजह बनता है जिसकी वजह से बहुत सारे जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं वो हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहब प्लीज़। बिल्कुल भी, इसमें कोई शक नहीं है। आई थिंक कम्युनिकेशन को हम अलग लेके चलेंगे किसी और पॉइंट पे, क्योंकि ये आई थिंक पूरा एक या दो प्रोग्राम मांगता है। जी, कि जो भी रिलेशनशिप एडल्ट या बच्चे की हो, कम्युनिकेशन, बाउंड्रीज, रोल्स, ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इस पे इंशाल्लाह एक अलग से प्रोग्राम करते हैं। जी बाइपोलर पे आते हुए जो है वो, अब आप ट्रीटमेंट पे आते हैं, तो ट्रीटमेंट इज़ ईजी, डूएबल, एज एन आउट पेशेंट आराम से किया जा सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं कि दाखिला ही हो। मसला जब हम फेस करते हैं वो ये नहीं कि इसका इलाज नहीं किया जा सकता एज एन आउट पेशेंट, मसला ये होता है कि पेशेंट नहीं रेडी होता, वो तैयार नहीं होता, वो दवाइयाँ लेना नहीं चाहता, वो समझता है मैं ठीक हूँ, बाकी पूरी दुनिया गलत है। पूरी दुनिया गलत है। और वहाँ पे आके एक प्रॉब्लम आ जाता है कि जब वो मेडिसिन नहीं ले रहा, तो फिर वो न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस जिसकी वजह से बाइपोलर हो रहा है, उसको मूड अप जा रहे हैं और नीचे आ रहा है, फ्लक्चुएशन हो रही है, बड़े इम्पल्सिव हो गया है, वो गलत फैसले कर रहा है और उसके साथ बड़े ही रिस्क इन्वॉल्व हैं बहुत सारे। तो फिर उसको कंटेन करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए इन पेशेंट रिक्वायरमेंट होती है। कभी कभी होता है कि कोई ना कोई ऐसा डोमिनेट करने वाला फैमिली मेम्बर होता है जिसकी वो बात मान ले और ना चाहते हुए भी दवाइयाँ ले ले, तो हो सकता है वो घर पे बेहतर हो जाए। मूड स्टेबलाइजर्स हैं, मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स हैं, एंटीसाइकोटिक्स का यूज़ है, कभी कभी एंटी डिप्रेसेंट्स भी ऐड करनी पड़ती हैं, तो वो करके और फिर बाद में साइकोथेरेपी, क्योंकि उसको पेशेंट को समझाना, एजुकेट करना, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जहाँ पे डिप्रेशन ज़्यादा हो, वो बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। अच्छा, ये समझना भी ज़रूरी है कि बाइपोलर में वैसे 3 टाइप्स होते हैं बाइपोलर के, लेकिन मैं 2 टाइप से ज़्यादा बात करना चाहूँगा। एक तो बाइपोलर टाइप 1 है, जो कि वो मेनली जो है ना, उसमें मेनिया, एक्सट्रीम मेनिया होता है या फिर डिप्रेशन, एक्सट्रीम डिप्रेशन होता है, और बड़े क्लियर कट उसके एपिसोड्स होते हैं। जब मेनिया होगा तो सिर्फ मेनिया होगा, 1 हफ्ता या ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीना, और उसके बाद डिप्रेशन में जाता है तो अप टू 3 to 6 मंथ्स डिप्रेशन का फेज जा सकता है, और वो दोनों सूरतों में बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग होता है और उसकी फंक्शनिंग पे बड़ा इफेक्ट डालता है। ठीक है, लेकिन दूसरा एक और जो है इसका पार्ट 2, बाइपोलर टाइप 2, वो बहुत ही अंडर डायग्नोस्ड है। और बाहर के मुल्कों में भी, पाकिस्तान में तो खैर मैं नहीं हूँ, बाहर के मुल्कों में भी ये राडार में नहीं आता। वो लोग उसको पहचान नहीं पाते और समझते हैं कि ये एक बीमारी नहीं है, और ये बड़ी कॉमन है। अब ये देख लें, कई लोग आते हैं और उनकी वो डिप्रेशन में तो होते हैं, और हो सकता है कि बहुत सीवियर डिप्रेशन में ना हो, मॉडरेट डिप्रेशन में हो, जो कि वो कंट्रोल कर रहे हों कि चलो यार अभी मुझे नहीं दिखाना, मैं शायद निकल आऊँगा इससे। लेकिन बीच में ऐसे एपिसोड्स आते रहते हैं उनके, जो हाइज की तरफ उनको ले जाते हैं, कि वो रेसिंग थॉट्स आ रहे हैं, सोचें बहुत तेज़ चल रही हैं, आइडियाज़ आ रहे हैं दिमाग में कि मैं ये ना कर लूँ, वो ना कर लूँ, बड़े बड़े आइडियाज़ आ रहे हैं। फिर वो थोड़े से इम्पल्सिव भी हो जाते हैं, थोड़ी सी ओवर स्पेंडिंग भी हो जाती है, और थोड़ा सा एलिवेटेड मूड भी हो जाता है, मजाक भी कर लेते हैं, बचपना भी दिखाते हैं और मजाक भी करते हैं, थोड़ा सा गुस्सा चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। लेकिन वो इस हद तक नहीं होता कि वो मेनिया के लेवल पे आए, वो हाइपोमेनिया के लेवल पे होता है, मतलब वो माइनर मेनिया होता है, और वो फ्लक्चुएट भी तेज़ी से करता है। मतलब विद इन अ डे कई दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान डिप्रेशन में है और विद इन फ्यू आवर्स के बाद वो अचानक से एलिवेटेड हो जाएगा, अचानक से एनर्जेटिक हो जाएगा, चलो मैं सफाई कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं चला गया ये करने के लिए। तो वो फ्लक्चुएशन आता है, और रातों को कई दफ़ा इंसान सो नहीं रहा होता, उसके पास बड़े बड़े आइडियाज़ आ रहे होते हैं, दिमाग में चल रहा होता है बहुत कुछ, बिल्कुल। तो वो समझता है कि यार ये शायद नॉर्मल ही है, ये मसला नहीं है। लेकिन दिस इज़ बाइपोलर 2, जो कि इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता नेगेटिव पेशेंट पे, और इतना ज़्यादा हाई कि मेनिया नहीं होता तो वो नज़र भी नहीं आता, लेकिन उसके अंदर भी दोनों फ्लक्चुएशंस आ रही होती हैं। डिप्रेशन भी इतना सीवियर नहीं होता, बिल्कुल ठीक है, और मेनिया भी इतना हाई नहीं होता, और ये ज़्यादा कॉमन है, और ये ज़्यादा ऐसा है जो अनट्रीटेड है,
और ये ऐसा है कि कई रिलेशनशिप पे बड़ा ही नेगेटिव इफेक्ट डालता है। शादीशुदा लोग जो हैं वो परेशान हो जाते हैं, अगर शौहर इससे सफ़र कर रहा है, बीवी कहेगी यार क्या कैसा आदमी है मेरा शौहर, ये अचानक से डिप्रेशन में चले जाता है, फिर अचानक से बड़ी बड़ी बातें भी कर रहा है और फिर जो है ना गलत फैसले भी कर रहा है। तो जब इनका इसका ट्रीटमेंट होता है, उसका ट्रीटमेंट वाकई बहुत आसान है, तो पेशेंट स्टेबिलिटी की तरफ आता है। उसकी सोचें बहुत ज़्यादा नॉर्मल होती हैं, इम्पल्सिव नहीं होता, सुकून में आ जाता है, गुस्सा उसका कम हो जाता है और डिप्रेशन से भी निकलता है वो, और उसका फोकस बेहतर होता है, कंसंट्रेशन बेहतर होता है, प्रोडक्टिविटी काम पे और घर पे बेहतर होती है, बीवी की बातें भी याद रह जाती हैं उसको, बीवी ने क्या बोला था, क्या लेके आना है, क्या लेके नहीं आना। तो ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी चीज़ें हम समझते छोटी हैं, लेकिन यही तो झगड़े पैदा करती हैं घरों में। तो आई थिंक ये इस इलनेस को आई थिंक मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ अभी, क्योंकि ये लोग अगर समझ जाएं और रेसोनेट तो करने की कोशिश करेंगे, अभी उसको समझने की कोशिश कर रहे होंगे, बट देयर आर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो प्रॉब्लम्स होते हैं ख़ासतौर पे फीमेल्स के अंदर, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। आजकल जो मैं ज़्यादा चीज़ विटनेस कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ थैंक्स टू आवर डाइट जो हम ले रहे हैं, उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, और ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। अब उसको लोग साइकोलॉजिकल इशू समझें या हार्मोनल चेंजेस की वजह से हैं जिसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है, कुछ थायराइड की वजह से भी जो प्रॉब्लम चेंज हो जाते हैं, तो वो भी कुछ मूड स्विंग्स ज़्यादा होना शुरू हो गए। इसको एलैबोरेट कैसे करेंगे, ये तो ज़रा बताएं। इसका भी बड़ा गहरा ताल्लुक मूड डिसऑर्डर से है। देखिए ये तो रिसर्च ने सपोर्ट भी किया है और प्रूव भी कर दिया है कि इवन नॉर्मल पीरियड्स के टाइम पे, जब फीमेल्स में पीरियड का टाइम आता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड होते हैं, उस टाइम पे इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, गुस्सा चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, मूडी हो जाती हैं, और उनमें यूज़ ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स में ये बिल्कुल ट्रीट हो जाता है। और इसका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो है ना अब एंटी डिप्रेसेंट है। तो दो वी थिंक इट्स अ हार्मोनल प्रॉब्लम, लेकिन कई दफ़ा वो हार्मोनल नहीं, वो एक डिप्रेशन है जो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ नज़र आता है उस फेज़ में, उस टाइम में जब वो उससे गुजर रही होती हैं। सेम अप्लाइज टू 40s में जब वो चेंज आता है लाइफस्टाइल में, जब पीरियड्स बंद होने शुरू हो जाते हैं और फीमेल दूसरे मेनोपॉज की तरफ जब जाती हैं, तो देन आई थिंक कई दफ़ा डिप्रेशन हिट करता है, बिकॉज दैट्स अ ट्रांजिशन ऑफ लाइफ। उस ट्रांजिशन ऑफ लाइफ को डील करने के लिए उस, क्योंकि एक दिमाग में ये भी तो आता है कि अब मैं आई विल नॉट बी एबल टू बर्थ नहीं कर सकूंगी, मैं उस एज में आ गई हूँ जब आई थिंक प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो रही है, तो ऑफ कोर्स डिप्रेशन किक्स इन। तो एंटी डिप्रेशन कैन हेल्प मेनोपॉज में भी और नॉर्मल टाइम पीरियड्स में भी, जब ये इश्यूज आते हैं। तो डेफिनेटली गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं फीमेल्स और वो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज़ कर लेते हैं, और जहाँ वहाँ से फ़ायदा हो गया तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब उससे फ़ायदा नहीं हो रहा हो तो आई एम श्योर कि साइकियाट्रिस्ट को दिखाने से फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी है इस चीज़ को ख्याल रखा जाए हमारे यहाँ इसको, क्योंकि दूसरी तरफ ले जाते हैं और फिर और इससे जुड़े मामला शुरू हो जाते हैं, जिसका भी तस्करा करता हूँ। ब्रेक के लिए कह दिया गया, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी है, ब्रेक के बाद इस टॉपिक के ऊपर मज़ीद बात होगी। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ डॉक्टर शफीक यासीन यहाँ पर मौजूद हैं, और नफ्सियात के हवाले से बात हो रही थी। नफ्सियात से जुड़े जो मसाइल हैं उसको हम डिस्कस कर रहे थे, और बाइपोलर डिसऑर्डर क्या चीज़ होती है, और इस मरीज़ के अंदर या ये जो आप समझ लें कि अगर कोई इसका मरज़ का शिकार है तो क्या क्या उसकी अलामात होती हैं, इसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे थे। डॉक्टर साहब, अभी जैसे हमने बताया कि हार्मोनल चेंजेस, मूड स्विंग्स, अब एनवायरनमेंट का बड़ा गहरा ताल्लुक है। अब ये डिटर्मिन करना मुश्किल है कि क्या ये एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से हो रहे हैं, या फिर ये जो हमारी इस वक्त जो सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार हो गए हैं, उनके साथ भी कुछ इस तरह का बिहेवियर हो गया है
कि वो चीज़ों को सर के ऊपर बहुत ज़्यादा सवार करना, फिर एकदम से उसकी वजह से ओवर रिएक्ट कर जाना, फिर नॉर्मल हो जाना, फिर इस तरफ आ जाना। तो ये सिचुएशन जो है सबके सारे केसेस में फ्लक्चुएट कर रही है और मोरलेस समटाइम्स जो है वो एक ही तरह के नज़र आ रहे हैं। लेकिन उसमें से फिर ये डिटर्मिन करना कि इसके साथ ये इशू है, ये कैसे होगा, ये ज़रा बताएं। ये तो क्योंकि मूड स्विंग्स वाले तो हमें सबको ही नज़र आ रहे हैं सब जगह। हम ऑफिस से यहाँ तक आते हैं, घर से ऑफिस आते हैं, रास्ते में जो कुछ हम विटनेस करते हैं तो सब हमारे ऊपर उसके असरात नज़र आ रहे हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए ये समझना ज़रूरी है कि देखिए अगर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइकोसोशल स्ट्रेसेस या उसके अपने पर्सनल लाइफ के स्ट्रेसेस, जो भी पर्सन है अगर आ रहा है साइकाट्रिस्ट के पास, तो उसको अगर अंडरस्टैंड करते हुए कि भाई ये जो डिप्रेशन है, ये एंजाइटी है, या खौफ है, या इनसिक्योरिटी है, या एप्रीहेंशन है, वो ये इश्यूज़ की वजह से है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे रिलेशनशिप रिलेटेड हो, चाहे वर्क रिलेटेड हो, चाहे स्टडीज़ रिलेटेड हो, फॉर एग्जांपल, तो वो समझते हैं, हम कहते हैं इसको एडजस्टमेंट डिसऑर्डर भी हो सकता है उसने ट्रिगर किया और डिप्रेशन। लेकिन इश्यूज़ वहाँ पे आते हैं ज़्यादा कि वो आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते उस कॉन्टेक्स्ट में। कोई इतना बड़ा स्ट्रेस नहीं था या था, लेकिन हर अगर 10 लोगों के साथ ये स्ट्रेस गुजरता तो शायद एक को इस तरह से उसने रिस्पॉन्ड किया, बाकी 9 इस तरह से नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। और उसकी इंटेंसिटी और उसकी क्वांटिटी और उसकी जो उसका इम्पैक्ट नॉर्मल से ज़्यादा है, ठीक। तो फिर वो एक इलनेस बन जाती है। तो फिर उसका डायरेक्शन अपोजिट है कि सेम डायरेक्शन में है कि सपोज अगर एक स्ट्रेस आया तो उसका रिस्पांस डिप्रेशन या एंजाइटी होना चाहिए था, उसकी जगह वो एलिवेटेड है, वो ज़्यादा ही खुश हो रहा है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है, तो फिर इट्स नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट वी एक्सपेक्ट। ठीक है ना? तो वो फिर साइकोसिस की डायरेक्शन में जा रहा है कि वो दिमागी तौर पे वो कम्प्लीटली डिफरेंट रिस्पांस और रिएक्शन दे रहा है जो कि अपोजिट है जो होना चाहिए उसके। तो पर्सन टू पर्सन में बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं साइकोपैथोलॉजी में तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा। लेकिन जब एक साइकाइट्रिस्ट एक इंसान को देखता है, और एक साइकाइट्रिस्ट भी तो इंसान ही है, बिल्कुल ठीक है, उसको दूसरे पेशेंट से उसको कंपेयर कर रहा है, एक आम इंसान से उसको कंपेयर कर रहा है, पास्ट पेशेंट से उसको कंपेयर कर रहा है, अपनी एजुकेशन एक्सपीरियंस से लेते हुए उसको कंपेयर कर रहा है, और जितनी उसने एकेडमिक नॉलेज है उसको करते हुए उसको असेस कर रहा है। और उसकी असेसमेंट फिर सामने बैठे हो उस वक्त के हिसाब से है जो वो बता रहा है। अब वो कितनी चीज़ें बता रहा है साइकाइट्रिस्ट, वो एक पॉइंट है, वो कितनी चीज़ें छुपा रहा है और नहीं बता पा रहा है वो अलग पॉइंट है, कितनी बातें फैमिली बता सकती है वो अलग है, और कितनी बातें ऐसी हैं जो फैमिली को भी नहीं पता। अब कई दफ़ा ऐसा कि पेशेंट ने एक कुछ बात की और मुझे लगा वो साइकोटिक है, फैमिली को कुछ चीज़ें पता ही नहीं है। बाद में जाके अंदाज़ा हुआ कि जब वो विड्रॉज में गया कि वो तो एक्चुअली ड्रग्स लेता था, और ना ही फैमिली को पता था, ना ही उसने मुझे बताया, और आपने समझा कि शायद ये या तो एक्यूट साइकोटिक एपिसोड है या फिर शायद स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट। बिल्कुल ठीक है। तो आपका डायग्नोसिस गलत भी हो सकता है जो वक्त के साथ फिर आप ठीक करते हैं। जैसे जैसे आपकी इंफॉर्मेशन बेहतर होती है, जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है उस इंसान के बारे में, एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलती कई दफ़ा। बिल्कुल ठीक है, तो ये समझना ज़रूरी है। अच्छा जी, अब इसमें क्या ऐसा है कि अगर इसको अर्ली डायग्नोसिस किया जाए तो ट्रीट करना आसान हो, जैसे दीगर केसेस के अंदर हम कहते हैं कि इसको आसान हो जाता है, और फिर जब मेचॉरिटी की तरफ चले जाते हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है? क्या इस केसेस में भी ऐसा होता है कि अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है? ये ज़रा मैं चाहूँगा इसको भी बताएं। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल है यहाँ से, क्योंकि देखिए हम बाइपोलर की बात कर रहे थे जो अनट्रीटेड इलनेस के जो इश्यूज हैं, जो रेट है बाइपोलर में वो 70% है। राइट। इसका मतलब साफ अल्फाजों में ये है कि अगर 100 लोगों को बाइपोलर है तो शायद सिर्फ 25 से 30 जो हैं वो पेशेंट जो बाइपोलर के हैं वो ट्रीटमेंट के लिए पहुंचते हैं साइकाट्रिस्ट के पास, 70 से 75 नहीं पहुंचते। अब जब वो नहीं पहुंचते तो वो कहाँ जाते हैं? या तो आते ही नहीं हैं, या फिर शायद किसी और रूहानी इलाज की तरफ चले जाएं, या फिर वो सोचें कि हमें कोई और तरीके का ढूंढना है जिससे पेशेंट ठीक हो जाएगा, या समझते बीमारी है ही नहीं। एनीवे, जब वो पहुंचते ही 7, 8, 10 साल के बाद हैं और वो टाइम ज़ाया हो चुका होता है, बिल्कुल, तो उससे प्रोग्नोसिस पे बहुत फ़र्क पड़ता है। प्रोग्नोसिस से मुराद है कि पेशेंट के ठीक होने का टाइम, कितने हद तक वो ठीक हो सकता है,
और जितनी जल्दी इसको आइडेंटिफाई किया जाए। और ये आई थिंक वन ऑफ द मेन रीज़न के जैसे एजुकेशनल सेशन हम कर रहे हैं या ये प्रोग्राम हो रहा है या फिर किसी भी फोरम पे, चाहे वो लीफलेट हो या किताबें हों या फिर मीडिया हो, अगर लोगों में ये एजुकेशन, ये अवेयरनेस, ये शऊर आ जाए कि नफ्सियात की प्रॉब्लम्स भी एक प्रॉब्लम है और ये बहुत बुरी तरह से इंसान की फ़िज़िकल हेल्थ पे, उसके काम पे, उसके रिलेशनशिप पे, उसके पढ़ाई पे इफ़ेक्ट करती है नेगेटिव अंदाज में, तो फिर जितनी जल्दी इलाज होगा ना उतनी जल्दी पेशेंट ठीक होगा, उतनी ज़्यादा रिकवरी तकरीबन 100% तक हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। और कम अरसे के ट्रीटमेंट से पेशेंट ठीक हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। उसमें कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट भी कम हो जाती है और जो परेशानी से इंसान खुद गुजर रहा है या उसकी फैमिली गुजर रही है वो बहुत कम हो जाती है। उसके अलावा अगर स्टूडेंट है, अपनी उसकी पढ़ाई जितनी इफ़ेक्ट होती है, वो मेन टाइम है जो 16 से 22-25 साल का टाइम है जब वो अपना कैरियर बनाना चाह रहा है, एजुकेशन लेना चाह रहा है, वो ठीक से करेगा तो शायद उसका कैरियर बहुत बेहतर हो। फिर उसकी रिलेशनशिप बेहतर होगी शादी में। बिल्कुल ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। डॉक्टर साहब कॉलर एक और हैं, उनको शामिल कर लिया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मुझे डॉक्टर साहब को भी सलाम करना था। जी जी। और उनसे ये पूछना है कि मेरे भाई हैं, मैरिड हैं, लेकिन मतलब जो भी उनके इंडिकेटर जा रहे हैं, जाहिर है मैं इतनी तवील बात नहीं कर सकती हूँ, जो भी उनके इंडिकेटर जा रहे हैं वो टॉक्सिक पर्सन पर जा रहे हैं। ठीक है। मतलब हुआ ये है कि मैरिड हैं वो और मतलब ये बात जो है, पीछे से टीवी की आवाज पहले कम करें। आप टीवी के ऊपर आवाज सुनने की कोशिश कर रही हैं, आपकी बात समझ में नहीं आ रही, आप फोन के ऊपर बात करें। जी जी। अब बताएं। तो टॉक्सिक पर्सन तो उनके जा रहे हैं। मतलब अब हालत ये हो गई है कि मतलब हर शख्स से ही जैसे दुनिया से इंसान कट के रह जाए, हाँ। वो उनकी कैफियत हो गई है। हर वक्त लड़ाई झगड़ा गुस्सा पिस्ता, मतलब ऑफिस में है तो यही हाल है, फैमिलीज में है तो यही हाल है, अपने घर की बीवी बच्चे के साथ यही हाल है। तो कई साल पहले भी कई लोगों ने कहा था कि उनको किसी नफ्सियाती डॉक्टर के इलाज की जरूरत है। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि वो मतलब कहना तो दरकिनार कि उनको डॉक्टर साहब को दिखाएं या लेकर जाएं, मुंह से बात नहीं निकाल सकते। बिल्कुल सही। अगर मुंह से बात निकाल ली तो मतलब और एक कयामत कुबरा बिल्कुल सही पड़ेगी सर। बिल्कुल सही। तो मतलब फिर इस किस्म के पेशेंट का क्या किया जाए, किस तरीके से उनको मतलब ये किया जाए कि जैसे उनको डॉक्टर साहब के पास लेके जाया जाए, क्या मतलब इसका बिल्कुल ट्रीटमेंट है? बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। जरूरी है इसके ऊपर बात करना, और वक्त क्योंकि मेरे पास जो है वो अभी कम है, और डॉक्टर साहब है तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों की जो है ना इस वक्त यही प्रॉब्लम है, और ख़ास तौर पे जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि एक सर्टन एज तक पहुंचने के बाद पेशेंट को कन्विंस करना इंतहाई मुश्किल काम हो जाता है। नॉर्मल केसेस में इवन जिनसे जो थोड़ी सी वर्स्ट उसमें होंगे तो उनको भी कन्विंस करना मुश्किल होता है। यहाँ तो बहुत मुश्किल होगा कि अगर ये आमना उम्र में कम है और इनसे बड़े अगर वो हैं तो उनको कैसे समझाया जाए, बहुत मुश्किल काम है। बिलाल कितनी देर मेरे पास है मुझे एग्जैक्ट बताओ ताकि मैं इसके ऊपर फिर मजीद। अच्छा डॉक्टर साहब वक्त जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया और हमें जो है वो जाना होगा ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, तो यहीं इस सिलसिले को जो है हमें ख़त्म करना होगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है ना बड़ी डिटेल डिस्कशन होगी, और आपको बताते भी हैं ऊपर डॉक्टर साहब का नंबर भी है, अगर आप चाहें तो उनसे रब्ता करके इसके ऊपर मजीद जो है वो बात कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आपको इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया। यहाँ पर जो हमारा सिलसिला हमें ख़त्म करना होगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।